हमारा टॉपिक है सेल्फ स्पेशलाइजेशन। सो व्हाट इज सेल्फ स्पेशलाइजेशन? और ये हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल होते हैं जो कि दे आर वेरी वेरी यूजफुल एंड वेल नीडेड। तो सेल्फ स्पेशलाइजेशन इज एक ऐसा एक फिनोमेना है जिसके अंदर आप स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सेल और उसके फिर आगे फर्दर फंक्शंस वगैरह जो परफॉर्म होते हैं उसको देखते हो कि वो डिवीजन कैसे करते हैं, वो सेल स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन इसमें कैसे जाते हैं। अब स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन इस बात को समझो ताकि आपको आगे पॉइंट्स की समझ आए। सेल ना पहले इमेच्योर होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता नहीं होता कि कौन सा काम कैसे करते हैं। छोटे बच्चे को ना बोलना आता है, ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, तो हर चीज़ क्या उसको सिखाई जाती है। तो इसी तरह इन द सेम मैनर सेल पहले प्रीमेच्योर होता है, उसको पता नहीं होता कौन सा फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है। अब सेल के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनेल्स हैं, हर किसी का एक खास काम है, उसको मालूम नहीं होता। देन क्या चीज़ होती है कि उसकी डिफरेंशिएशन होती है। सेल के हर एक ऑर्गेनेली को अपना काम पता चलता है कि मैंने क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो वो होल इटसेल्फ उसकी डिफरेंशिएशन होती है। आसान लफ्ज़ों में सेल को पता चल जाता है मेरा काम क्या है। ये डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस में काफ़ी कुछ चेंजिंग आती, काफ़ी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसको देखते हैं कि कौन-कौन से सेल हैं और उनकी फंक्शन क्या है। तो द फर्स्ट वन इज़ मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल आपके सामने बना हुआ है और ये ग्रीन सेल होते हैं, लीव्स में प्रेज़ेंट होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ मेसोफिल सेल। ये ग्रीन सेल्स होते हैं, लीव्स में प्रेज़ेंट होते हैं और इसमें ख़ास तौर पे क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं हम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज़ होती है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, क्लोरोफिल एक अदद उसके अंदर पिगमेंट है और वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। उसका काम क्या था, लाइट को पकड़ना और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो यही इसका काम है और उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप्स और अरेंजमेंट होती है ताकि ये मैक्सिमम लाइट को अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एपिडर्मल सेल्स। ये फ्लैट होते हैं और ये टाइटली पैक्ड सेल होते हैं और ये एपिडर्मल एपिडर्मल इज द आउटेस्ट लेयर, बाहर वाली लेयर। अब इंसान की जो एपिडर्मिस लेयर है वो ये स्किन है, ये जो आपको ये नजर आ रही है। पकड़ के देखो अपनी स्किन। ये जो स्किन है ना आपकी, ये एपिडर्मल लेयर है। इसी तरह जो पत्ता है उसके ऊपर भी एक लेयर होती है बाहर वाली, वो उसकी एपिडर्मल लेयर होती है। इस वजह से ये फ्लैट लंबे लंबे से सेल होते हैं ये। और वो कहता है एपिडर्मिस का काम होता है कि इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करके रखना, जैसे स्किन का काम है। अब आपको आपकी हड्डियां तो नहीं ना नजर आ रही, अंदर से आपको दिल गुर्दे तो नहीं ना नजर आ रहे बाहर। तो वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह प्लांट के जो एपिडर्मिस है उसका भी काम है प्रोटेक्ट करना। और ये सेल एक्सटेंशंस भी बनाते हैं। एक्सटेंशन मतलब वो चीज़ नॉर्मल से बाहर निकली होती है। जैसे कि अगर आप इसके अंदर देखो, ये इसकी अगर एपिडर्मिस लेयर है, ये तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये इसकी एक्सटेंशन है, जो जिसको हम रूट हेयर कह सकते हैं। प्लांट की जो जड़ें होती हैं, रूट, उसमें एक्सटेंशंस निकली होती हैं यहाँ से। ये एक्सटेंशन है इसकी, दिस वन। तो ये क्या चीज़ है, ये आपकी एपिडर्मिस लेयर ही है पर उसकी एक्सटेंशन है फर्दर। तो इसका काम क्या है, रूट हेयर क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है कि जगह को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट मिनरल्स वगैरह जो ज़रूरी हैं वो भी हो सके। तो वो कहता है कि जो लोअर एपिडर्मिस होती है, लो ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाली जगह, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, लोअर एपिडर्मिस। कहता है इसमें गार्ड सेल होते हैं ताकि वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करके रखे। स्टोमेटा एक ढक्कन है, तो बंद हो जाएगा जब उसको कोई हवा या फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, और ओपन हो जाएगा जब उसको जरूरत है। तो ये एक ढक्कन की तरह काम करता। ठीक हो गया। सो द नेक्स्ट वन इज मसल सेल। तो मसल सेल स्पेशलाइज सेल हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो तरह की प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन है। मायोसिन लिखा नहीं हुआ इस पे। एक्टिन प्रोटीन और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। वो कौन सी होती है? जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती। जैसे आप अपने मसल्स को मूव कर सकते हो, ये जो हैंड मूवमेंट कर पा रहे हो, ये हड्डियों की वजह से तो नहीं कर सकते। हड्डियां तो जस्ट एक सपोर्ट है।
मूवमेंट किस वजह से होगी? आपके मसल्स की वजह से। मसल्स मूव करते हैं तो आपके हैंड मूव करते हैं या ये सब मूव करते हैं। तो जो स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल वो मसल होते हैं जो कि हड्डियों से डायरेक्ट जुड़े होती है। स्केलेटल मसल्स हड्डियों से जुड़े हुए मसल्स को कहते हैं, और ये लंबे होते हैं और स्ट्रेटेड होते हैं ज़रा चबूतरे से। और ये बोन के साथ अटैच होते हैं, मैं आपको बताया वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको खुद से कंट्रोल कर सकते हो। कि आपका हाथ खुद ही मूव कर इधर-उधर जाई जाता है। क्या करते हो? दिमाग से सोचते हो पहले। आपका दिमाग उसको कंट्रोल करता है। खुद नहीं चला जाता सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद आपके कार्डिक मसल है। मूवमेंट और लोकोमोशन को समझ लो इससे पहले। स्केलेटन की मूवमेंट क्या होती है और लोकोमोशन क्या होती है? मूवमेंट मतलब आपका बस किसी ऑर्गन का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। जैसे मैं हाथ को अभी इधर रखा हुआ है, इधर रख दूँ। पर मैं इटसेल्फ खुद एक ही जगह पर हूँ। ऑर्गेनिज़्म एक ही जगह पर रहे और लेकिन उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव करें। दिस इज़ मूवमेंट। लेकिन लोकोमोशन क्या है कि मैं उठकर चलकर वहाँ चला जाऊँ। फिज़िकली उठकर चला जाऊँ, ये फ़र्क है। मूवमेंट मतलब सिर्फ़ बॉडी पार्ट्स का मूव करना और लोकोमोशन मतलब खुद से पूरा ऑर्गेनिज़्म का मूव करना। मेरा कार्डिक मसल होते हैं ब्रांच्ड और वो स्ट्रेटिएटेड लंबे होते हैं। यहाँ पर आप देखो भी, ये स्केलेटल मसल सीधे-सीधे लंबे-लंबे से होते हैं, लेकिन जो आपके कार्डिक मसल हैं, वो थोड़े से स्ट्रेटेड होते हैं लेकिन ब्रांच होते हैं थोड़े से। अच्छा, उस और क्या होता है, ये इन्वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। आप अपने दिल दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ज़रा 2 मिनट के लिए दिल बंद करो अपना। कर सकते हो? कर सकते हो? दिल बंद? नहीं कर सकते। तो कार्डिक जो मसल्स हैं, वो इन्वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। उसको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन डिपेंड करती है कि हार्ट पंप कैसे कर रहा है। जब हार्ट ने ब्लड लाना होगा अपने अंदर तो वो रिलैक्स हो जाता है। जब हार्ट ने ब्लड बॉडी में पहुँचाना होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे होता है ये। और ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ऑटोमेटिक होता है ये। हाँ। फिर है स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप ये इस तरह की होती है। ठीक है, ये जो आपकी बन रही है ना, ये स्पिंडल शेप्स हैं। तो ये स्पिंडल शेप होते हैं और नॉन स्ट्रेटिएटेड, लंबे लंबे नहीं होते। जैसे लंबे लंबे ये वाले हैं ना, इस तरह नहीं होते हैं ये, और ये छोटे छोटे होते हैं। और ये भी इनवॉलेंटरी इन एक्शन होते हैं। आप अपने पेट के खाने को कंट्रोल कर सकते हो। आपके पेट में जो खाना चला गया, आपका दिल चाहे उसको जिगर में ले जाओ उठा के, दिल चाहे तो आप दिल में ले जाओ उसका। ऐसा हो सकता है? नहीं है? नहीं नहीं नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तो दिस इज़ आल्सो इज़ इनवॉलंटरी इन एक्शन। और इसकी जो ये बोन्स बनाता है बहुत से इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपके एसोफिगस है, ठीक है? ये खुराक की नाली, ये भी स्मूथ मसल्स की बनी है। जैसे आपका स्टमक है, उसकी जो दीवारें हैं, वो भी स्मूथ मसल की बनी है। आपके इंटेस्टाइन है, वो भी स्मूथ मसल का बना हुआ है। तो दीज़ आर ऑल स्मूथ मसल। और वो कहता है कि ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल उस पूरी पोर्शन को कहते हैं जहाँ से खुराक मूव करती है। एसोफेगस से लेकर फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन और फिर पूरा जो मूवमेंट है। तो वो कहता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, सिमिलरली ब्लड वेसल की मिसाल ले रहा है कि वो भी स्मूथ मसल्स के बने होते हैं और वो भी ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब ये सारी चीज़ें इनवॉलंटरी हैं, खुद ब खुद हो रही हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलंटरी कहते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आगे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स एक खास किस्म के सेल हैं जिसका काम है पैगामात को लेके जाना। अब आप को कोई आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हो, तो बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन होता है उसको हाथ को पीछे कर लो, पहला ही काम होता है। तो ये क्या है, उसने हमारे हाथ ने डिटेक्ट किया ये चीज़ गर्म है, पैगाम फ़ौरन गया दिमाग के पास, दिमाग ने कहा पीछे कर लो हाथ, और दिमाग ने फ़ौरन पैगाम भेजा। तो ये जो पैगाम रसानी है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो आपके ये न्यूरॉन्स करवाते हैं। हाँ जी, रिफ्लेक्स एक्शन को होता है। तो क्या है, वो पैगाम रसानी करता है। और आपने रिफ्लेक्स एक्शन तो बताया, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन इसमें है नहीं। अभी तो हम सेल्स पढ़ रहे हैं कि सेल्स का क्या काम है, सेल। अच्छा, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक ये लंबे वाला हिस्सा जो है, इसको आप एक्सॉन कहते हो। ये जो लंबे वाला पोर्शन होता है, ये आपका एक्सॉन होता है, दिस वन। और डेंड्राइट से जो छोटे-छोटे पोर्शन होते हैं, ये डेंड्राइट होते हैं। और ये जो मेन हिस्सा है सेंटर के अंदर, ये वाला, ये आपकी सेल बॉडी है। ये 3 इसके मेजर हिस्से होते हैं। डेंड्राइट छोटे हिस्से होते हैं, एक्सॉन ज़रा लंबा हिस्सा होता है।
तो इसके अंदर जो है ना वो असल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करते हैं, बिजली मूव करती है। कैसे करते हैं ये वो आगे आएगा तो हम देखेंगे। रेड ब्लड सेल ना आपके एक अच्छा, रेड ब्लड सेल जो एरिथ्रोसाइट होते हैं हमारे पास, ये बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव इस तरह की शेप होती है कि ये सेंटर से साइडों से तो थिक है इधर से, लेकिन सेंटर से इधर से जो है ना, यहाँ से दिस पोर्शन, यहाँ से अंदर को धंसा हुआ है। अगर आप इमेज को गौर से देखो तो आपको ये सेल ज़रा फोकस करो कि दरमियान से थोड़ा धंसा हुआ है लेकिन साइडों से थिक है। ठीक है? तो ये बाइकनकेव शेप होती है हमारे पास। तो बाइकनकेव डिस्क शेप होते हैं और इसका काम होता है ऑक्सीजन को उठाकर लंग से हार्ट तक लेके जाना, और हार्ट फिर आगे बॉडी जहाँ भी टिश्यूज में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये ऐसे शेप क्यों होती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सरफेस एरिया मिल जाए, ऑक्सीजन को पकड़े और जब ज़रूरत हो उसको छोड़ दे। क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना इसका मेन काम होता है। और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र किसकी मदद से कर पाता है? हीमोग्लोबिन की मदद से कर पाता है। और वो कहता है कि जो मैमल्स होते हैं, उसके रेड ब्लड सेल के पास ना तो न्यूक्लियस होता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक दफ़ा बनते हैं, इस्तेमाल होते हैं और फिर मर जाते हैं ये। रेड ब्लड सेल हर 120 दिन बाद खो हो जाता है। आपकी बॉडी में नया बनना ज़रूरी होता है। और सोचो अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल 120 दिन के बाद ना बने, तो आप ज़िंदा ही ना रह सको। ठीक है? तो क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं होता, तो ये एक दफ़ा बनते हैं, मैच्योर होते हैं, इस्तेमाल होते हैं और फिर मर जाते हैं ये। और हीमोग्लोबिन इसमें से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवाता है। अच्छा, आगे लिवर सेल को हिपैटोसाइट कहते हो। ये भी स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और इसका काम होता है ग्लाइकोजन को स्टोर करना, आयरन को स्टोर करना, विटामिन को डिटॉक्सिफिकेशन करना, जहरीलापन को ख़त्म करना और फिर आपकी क्लॉटिंग वगैरह करवाना, प्रोटीन की, ब्लड की। क्लॉटिंग कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपका कोई कट लगता है ना तो खून निकलता है। खून की ये सलाहियत है, जैसे बाहर से देखो अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है, खून के अंदर ऑक्सीजन होता है, लेकिन खून जमता नहीं है। जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन खून को लगेगी ना, खून जम जाएगा। देख लो ये अल्लाह ताला का निज़ाम। तो वो क्यों क्लॉटिंग होती है? वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की मदद से क्लॉटिंग हो पाती है। और वो क्यों होती है? उसकी वजह यही है कि आपका खून का बहाव ज़्यादा ना हो, रुक जाए वहीं पर। जैसे छोटा कट, जैसे मेरे भी क्लॉट बना हुआ है फिलहाल ये क्या है? ये इफ उसके उधर खून जम गया हुआ है यहाँ पर, इसलिए जमा है ताकि क्या हो, खून ज़ाया ना हो, ये इसलिए होता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन वगैरह की बनाता है, रिसाइकलिंग करता है ओल्ड ब्लड सेल को। जो पुराने मैंने आपको बताया ना रेड ब्लड सेल यूज़ हो जाते हैं, वो इसके पास जाते हैं, उसको ही रिसाइकल करता है। और फिर ये इसके पास अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई अपना होता है एंजाइम्स वगैरह बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। इसके काफ़ी ज़्यादा लिवर के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है ताकि ये एटीपी बना सके। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? पावर हाउस था। तो वो एनर्जी बनाता किस हालत में था? एटीपी की हालत में। तो इसके पास काफ़ी सारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा ताकि वो काफ़ी सारे एटीपी बना सकें। और इसके पास एससीआर भी होता है। एससीआर आपको याद हो, उसके 2 मेजर काम थे। एक लिपिड बनाना और एक डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, जहरीलापन को ख़त्म करवाना। तो इसके पास एससीआर भी काफ़ी होंगे। पेरोक्सिसोम्स होंगे इसके अंदर ताकि वो न्यूट्रलाइज़ कर सके टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। पेरोक्सिसोम भी एक ऑर्गेनेली ही है, पर आपकी मेंशन नहीं आई अभी तक। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है कि इसके पास एक बाइल डक्ट होता है, जिसमें बाइल आके स्टोर होता है। बाइल ना वो मवाद है बचा-कुचा आपकी बॉडी में से जो खून से एक्सट्रैक्ट का होता है। बचा-कुचा मवाद है ये, वो बाइल डक्ट से फिर आगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये उसने कहा है कि एक यूनिट जो है ना वो लोब्यूल कहते हैं उसको। ये लोब्यूल का एक यूनिट बनाया हुआ है। अच्छा, सेल के अंदर ना डिवीजन ऑफ लेबर होती है। सेल के पास जो ऑर्गेनेली है ना, हर कोई अपना-अपना काम करता है। जैसे आप मिसाल लो, फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि हर किसी का अपना काम होता है। एक बंदा बना रहा है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक बंदा उसका टेस्ट कर रहा है, एक बंदा चेक कर रहा है, एक बंदा पैकेजिंग कर रहा है, एक बंदा डिलीवर कर रहा है उसको। तो फैक्ट्री के अंदर ए टू ज़ी हर एक बंदे का एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें हर किसी का काम होता है, हर कोई अपना-अपना काम करता है, तो ओवरऑल फैक्ट्री चलती है। इसी तरह सेल भी लाइक अ फैक्ट्री। सेल के अंदर हर एक ऑर्गेनेली है, उसका अपना-अपना काम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसने एनर्जी बनानी है। जैसे राइबोसोम है, प्रोटीन बनानी है। जैसे
आपके पास वो लाइसोसोम्स है, उसने बाहर से आने वाली चीज़ों को डाइजेस्ट करना है। जैसे न्यूक्लियस है, उसने डीएनए और डीएनए को उसने बनाना है जब सेल डिवीजन हो रही हो। जैसे आपके पास गोल्जी apparatus है, उसने मॉडिफाई करना है, ठीक है? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, 2 तरह के प्रोटीन बना ले या लिपिड्स बना ले। तो हर एक ऑर्गेनेली का अपना-अपना एक टास्क है, फंक्शन है और ओवरऑल वो क्या बनाता है, पूरे सेल का फंक्शन पूरा करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। हर किसी को काम दिया हुआ है। घर के अंदर जैसे कहा जाता है जी दूध तूने लेकर आना है, पानी तूने लेकर आना है, घर के बर्तन तूने धोने हैं, ये काम होता है ना ऐसे घरों में। तो दिस इज़ आल्सो द डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये सेल के अंदर भी ऐसे होता है। ये है विदिन सेल। और सेल टू सेल क्या होता है कि कोई चीज़ें ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, इंटरसेलुलर स्पेशलाइज़ेशन होती है और मल्टीपल चीज़ जो है ना वो एक जगह से चीज़ें मूव करती हैं। जैसे मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स के अंदर मल्टीपल सेल एट अ टाइम मिलकर काम कर रही है, ओके। जैसे एक्टिन और मायोसिन मिलकर काम करते हैं। हालाँकि एक्टिन खुद भी अपने अंदर भी काम कर रहे हैं, मायोसिन अपने अंदर काम कर रहा है, लेकिन एक्टिन और मायोसिन की मदद से कॉन्ट्रैक्शन हो पाती है और मल्टीपल सेल मिलते हैं आपस में और फिर ओवरऑल फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ये अक्रॉस द सेल है। एक तो सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है और एक सेल दूसरे सेल के साथ भी मिलकर काम करता है। तो ये ओवरऑल है कि सेल मिलजुल कर काम करते हैं। अच्छा, स्टेम सेल आर द अनस्पेशलाइज्ड सेल, कि ये सेल ऐसे हैं, एक रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है हमारी बॉडी में, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। तो रॉ मटेरियल इज़ लाइक जब ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल कर लो, स्पेशलाइज़ कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। मैंने आपको समझाया डिफरेंशिएट का मतलब क्या है। प्रीमैच्योर सेल है, इसको पता नहीं है अभी क्या कर रहा है। जैसे ही जहाँ पर ज़रूरत पेश आएगी, वैसे ये सेल उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे, वो चीज़ बन जाएगी और उसको बना देंगे। इसने यहाँ पर मिसाल दिया है, जैसे स्टेम सेल, नर्व सेल भी बन सकते हैं, मसल सेल भी बन सकते हैं, एपिथेलियल सेल, फैट सेल, ब्लड सेल, गमीस वगैरह कुछ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड दे हैव। तो कुछ स्टेम सेल रिपीटेडली कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे आपके बोन के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। कुछ पड़े रहते हैं, बस जब चाहिए हो तब होते हैं कन्वर्ट, और कुछ रूटीन वाइज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड दे हैव।